गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे धन निकासी की। धन निकासी क्या है, इसके अवधारणा क्या है और भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या। धन निकासी वास्तव में सरल शब्दों में समझे तो धन का प्रवाह, एक स्थान से धन दूसरे स्थान पर चले जाना। भारत के संबंध में इसकी अवधारणा ब्रिटिश काल से है। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, भारत से जो धन या उत्पादन था उसको ब्रिटिश के हितों के लिए या ब्रिटिश ले जाया गया और वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया, इंग्लैंड में प्रयोग किया। बदले में भारत को कुछ नहीं मिला और उसके कारण भारत में धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी आने लगी। जॉन सुल्विन के शब्दों में कहें तो उनकी एक ऐसी प्रणाली थी जो स्पंज की भांति कार्य करती थी, यानी जो अच्छी चीज़ें थी वो जिस प्रकार स्पंज सोख लेता है उसी प्रकार उनकी प्रणाली एक स्पंज की भांति थी जो गंगा के किनारे से अच्छी वस्तुओं को सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती थी। इस प्रकार जो अच्छी वस्तुएं थी वो यहाँ से इंग्लैंड चली जाती थी और बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था, कोई उससे फायदा नहीं होता था। ये वास्तव में बात अपन तर्क आधारित कहें तो पूर्ण रूप से सत्य है। वाणिज्यिक काल 1757 से 1758 से लेकर 1700 के आगे तक 1813 तक रहा। दूसरा काल रहा स्वतंत्र व्यापार का 1813 से 1858 ईस्वी तक। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद का रहा। इन तीनों काल में और बाद में भी लगातार धन प्रवाह भारत से इंग्लैंड की ओर जाता रहा, जिसके कारण भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई भी भारत के हित सिद्ध नहीं हुए। बदले में इंग्लैंड को जितने भी अधिकार थे वो बढ़ते गए, उनकी राजस्व वसूली बढ़ती गया। इसका सरल शब्दों में वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। R.C. दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में इसका वर्णन किया है। वहीं M.G. रनाडे ने एसेज ऑन इकोनॉमिक्स में लिखा है। विलियम डिग्बी ने संपन्न भारत में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि किस प्रकार धन का प्रवाह भारत से इन तीनों कालों में और बाद के कालों में लगातार होता रहा और बदले में भारत को न तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई न किसी और में हुई। यहाँ से वस्तुएं जा रही थी, बदले में वस्तुएं आ रही थी, उसको भी महंगा बेचा जा रहा था, जिसका नुकसान भारत को ही हुआ। कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश कैसे किस प्रकार से ये लोग धन निकासी कर रहे थे वो स्पष्ट अपन को देखने को मिलता है। कंपनी के शेयर धारकों में लाभांश दिया गया, सार्वजनिक ऋण लिया गया, उस पर 5% का ब्याज दिया गया, अयादगी दी गई, बकाया राशि रखी गई। 1857 में देखें तो 7 करोड़ पाउंड और 1900 में लेके तो 22 करोड़ पाउंड हो गई थी जो बकाया राशि थी। भारत पे उल्टा बकाया उन्होंने बताया। प्रशासनिक व सैनिक अधिकारियों के वेतन देना, उनकी पेंशन देना, इंग्लैंड से सैनिक व सैनिक वस्तुओं को खरीदना, रेलवे में खर्च करना, चाय में खर्च करना, बैंक बीमा आदि के माध्यम से लूटना, यानी जो राजस्व वसूल करने का धन यहाँ से भारत से इंग्लैंड जा रहा था वो कंपनी को शेयर देना, शेयरों पे लाभांश देना, ब्याज ऋण, सार्वजनिक ऋण का ब्याज देना, अयादगी करना, सैनिक खर्च करना, उनके वेतन, उनके पेंशन, अधिकारियों के वेतन देना, ये सब काम भारत से जा रहे थे और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे रेलवे थे, चाय थे, बैंक थे, बीमा थे, इन सब क्षेत्रों से भी भारत के पैसा अधिक से अधिक लूटा गया। इस प्रकार एक तरीका था, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया था, धीरे धीरे भारत से अधिक राजस्व वसूल करना या लूटना और उसको इंग्लैंड में अपने लिए खर्च करना। उपरोक्त प्रकार से विलियम डिग्बी के अनुसार प्लासी से वाटरलू तक 100 करोड़ पाउंड व दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1757 से 1868 ईस्वी तक 1.5 अरब पाउंड तक निकासी हुई। यानी इस समय 100 करोड़ कह रहा विलियम डिग्बी और दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं 1.5 अरब पाउंड यहाँ से भारत से पैसा इंग्लैंड चला गया और बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। अब इसके जो धन निकासी के प्रभाव थे वे भयंकर थे, उसको देखा अप्रत्याशित थे। दादा भाई नौरोजी ने इसको लुटेरों का ऐसा लुटेरा जो लगातार लूटता गया और फिर भी सांप बच के निकला, अनिष्टों का अनिष्ट का। विलियम बेंटिक तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय बुनकरों की जो हड्डियाँ हैं मैदानों में बिखरी पड़ी, यानी उनको पूरा चूस लिया गया। यहाँ पर कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कृषक नष्ट हो गए, बदहाल हो गए। धन की कमी से न तो व्यापार
में वृद्धि हुई, न कृषि में वृद्धि हुई। लगातार बेरोजगारी भारत में बढ़ती रही, यहाँ तक कि औसत आय भी धीरे धीरे कम होने लगी और वार्षिक औसत आय धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि 20 रुपये हो गई। इस प्रकार शाह और खमटाई यहाँ तक कहते हैं कि 2 वक्त की पौष्टिक भोजन भी भारत के लोगों को प्राप्त नहीं होता था। अब तक जो सोने की चिड़िया भारत को कहते थे वह धीरे धीरे गरीब होती गई और इतनी ऐसी गरीब हो गई, एक भेड़ बन गई जिसकी हर कोई ऊन निकाल रहा था और बदले में उसको न तो आहार दिया जा रहा था, केवल उसको मरने पर छोड़ दिया जा रहा था। इस प्रकार भारत से धन निकासी के बहुत सारे प्रयास किए गए। उसमें रेलवे थे, बैंक थे, बीमा थे, वेतन थे, बकाया राशि थी, शेयरधारकों को लाभांश देना, इन सब से नुकसान अंत में भारत को ही हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। जरूर फायदा हुआ था वो एक था इंग्लैंड को, वहाँ के लोगों को जो भी अच्छी वस्तुएं थी कम से कम दामों में इंग्लैंड को मिली और भारत में उसी वस्तुओं को वापस निर्मित कर महंगे दामों में बेचा गया। जब मार्केट से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो राजनीतिक दबाव से, सैनिक शक्ति से उन्होंने हड़प लिया और इस प्रकार भारत को धीरे धीरे गरीबी की ओर धकेल दिया और एक उपनिवेशिक राज्य बन गया। इस प्रकार भारत जो सोने की चिड़िया थी, धन निकासी से धीरे धीरे बेरोजगार, गरीब, व्यापार वाणिज्य में कमी आती गई और अंत में भारत एक गरीब देश बन गया। अब उसके पास न तो ताकत थी पैसों की, न व्यापार था, न कृषि था, न कृषक, सब बदहाल थे। ऐसी स्थिति में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक गरीब देश के रूप में था, पर धीरे धीरे विकास कर आज अपन एक नवीन ऊंचाइयों को छू रहे और आशा करते हैं कि भारत विश्व की शक्ति बहुत जल्दी बनेगा। थैंक यू।